हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी जर्नी फैमिली। आज हम लोग यहाँ पे आईटीबीपी सेक्टर्स में बेसिकली वैकेंसी निकली है, उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के दौरान हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। मेरा नाम विवेक कुमार है। सारी बातें, हर एक चीज़ पोस्ट डेट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, फिर पोस्ट वाइज वैकेंसीज हम लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कितना एप्लीकेशन फ़ी है वो हम लोग जानेंगे। पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा अंतिम तक। सारी चीज़ें बारीकी से कवर करते हुए चलेंगे। आईटीबीपी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई स्टेनोग्राफर ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे जारी किया गया इनके द्वारा। तो पहले मैं आपको बता दूं आईटीबीपी क्या होता है। आईटीबीपी है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। उनके द्वारा सब इंस्पेक्टर एएसआई स्टेनोग्राफर ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे जारी किया गया है, ठीक है। और ये बेसिकली 10+2 के लेवल का ये आपका फॉर्म है। 10+2 के लेवल का फॉर्म है जो कि अभी रिलीज़ किया गया है। हर एक चीज़ बारीकी से हम लोग इस पोस्ट के बारे में, इस वैकेंसीज के बारे में हर एक चीज़ बारीकी से हम लोग कवर करते हुए चलेंगे इस वीडियो में। तो क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस वैकेंसीज के में क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किस किस की पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, आइए उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग पोस्ट डेट के बारे में जानेंगे कि ये पोस्ट कब निकला था, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स जानेंगे, यानी इंपॉर्टेंट डेट्स मतलब कब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट क्या है इसको अप्लाई करने का, लास्ट डेट फ़ी पेमेंट का कब है, फिर एग्ज़ाम किस डेट को आपका होगा, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे बेसिकली इस इम्पॉर्टेंट डेट्स के दौरान कवर करेंगे, ठीक है। अगला हम लोग जानेंगे वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, जहाँ पे हम लोग पोस्ट नेम के बारे में हम लोग कवर करेंगे। किस किस पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसीज निकली है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल कितने पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, टोटल कितने पदों की यहाँ पे रिक्तियाँ निकली है वो हम लोग जानेंगे। और क्या क्या योग्यता है, योग्यता किस लेवल पर होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बारीकी से हम लोग यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स में इस वाले की पॉइंट्स में हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। अगला जो है कैटेगरी वाइज, यानी किस किस कैटेगरी का, कौन कौन सा कैटेगरी में किस किस पोस्ट पर कौन कौन से सीट अवेलेबल है, रिक्तियाँ हैं, उसके बारे में डिटेल विवरण के साथ हम लोग सारी चीज़ें जानेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग एप्लीकेशन फ़ी, कितना आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको कितना अमाउंट पे करना है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, वो हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। किस तरह से फॉर्म को फिल करना है वो भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बारीकी से सारी चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आईटीबीपी के द्वारा जारी किया गया है उसको भी हम लोग यहाँ पे गो थ्रू करेंगे, जहाँ पे हम लोग सैलरीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। बाकी सब चीज़ों के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन सैलरीज़ के बारे में, बेसिक पे के बारे में हम लोग यहाँ पे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बारीकी से कवर करते हुए चलेंगे। और फाइनली वेबसाइट के बारे में आपको बताता हुआ चलूँगा, जहाँ पे आप वेबसाइट पे भी गो थ्रू कर सकते हैं इस आईटीबीपी के, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका की पॉइंट है वो है पोस्ट डेट। ये जो वैकेंसी निकली है आईटीबीपी के तरफ से, ये वैकेंसी 24 मई को निकली है। 24 मई को निकली है, ये ध्यान रखिएगा, यानी कल के दिन में ये वैकेंसी आपकी निकली है, आईटीबीपी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। सेकेंड की पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में देखिए, अभी सिर्फ आपको नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एप्लीकेशन की शुरुआत अभी नहीं हुई है। एप्लीकेशन की शुरुआत आपकी पहले वीक यानी 8 जून से स्टार्ट होगी, ये ध्यान रखते चलेगा। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया गया कि हाँ 10+2 लेवल पे असिस्टेंट स्टेनोग्राफर का यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे आईटीबीपी की तरफ से आ गई है। और इसका जो लिंक एक्टिवेट होगा, यानी अप्लाई कब से आप करना स्टार्ट कर पाएंगे, तो ये अप्लाई आप 8 जून से कर पाएंगे, ये ध्यान रखते चलेगा। उसके पहले लिंक आपका अवेलेबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते 8 जून के पहले, ठीक है। लास्ट डेट, अंतिम दिन कब होगा, अंतिम दिन कब होगा ऑनलाइन अप्लाई करने को लेकर के, तो ये होगा 7 जुलाई को। 7 जुलाई को अंतिम दिन है, ये ध्यान रखते चलेगा। फिर बहुत से
जो लर्नर्स होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे जो अभ्यर्थी होते हैं, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको कन्फ्यूज़न रहता है लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन, यानी अंतिम दिन कब होगा जब मैं फॉर्म को अप्लाई कर पाऊँगा, फॉर्म भर पाऊँगा, वो अंतिम दिन कौन होगा। और अंतिम दिन फ़ी पेमेंट का, बहुत से लोग क्या करते हैं ना, फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन फ़ी पेमेंट बाद में करते हैं, है ना, पैसे जो है वो फॉर्म का जो फ़ी है उसको पे बाद में करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे दोनों का डेट जो है वो सेम है, ये ध्यान रखिएगा। यानी अंतिम दिन अगर आपको फॉर्म भरना हो, इस फॉर्म के लिए आपको अप्लाई करना हो, तो अंतिम दिन आपका 7 जुलाई ही है और उसी दिन ही आखिरी आपका फ़ी पेमेंट भी करना होगा। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया 7 जुलाई को, लेकिन अगर आपने 7 जुलाई को आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका फॉर्म जो है वो इनवैलिड कराया जाएगा, ये ध्यान रखते चलेगा। तो 7 जुलाई को ही आपको क्या करना है, एनी हाउ फ़ी पेमेंट कर देना है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लिंक अभी भी एक्टिवेट नहीं है। लिंक एक्टिवेट कब होगा, 8 जून, यानी फॉर्म भरने की शुरुआत जो होगी वो 8 जून से होगी, ये ध्यान रखते चलेगा। 8 जून के पहले आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हाँ, नोटिफिकेशंस वगैरह आप जान सकते हैं, तो उसी के बारे में आपको पूरा बारीकी से हर एक चीज़ के बारे में आपको बताता हुआ चलूँगा। तो ये ध्यान रखते चलेगा, 8 जून के पहले आप नहीं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 8 जून से ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लिंक जो है वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं, आप साइट पे भी जा करके आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे भी किसी भी तरह का आपको लिंक अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन अप्लाई करने को लेकर के, तो आप अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी तक कोई भी डेट जो है वो रिलीज़ नहीं किया गया है, बस उनके द्वारा बोल दिया गया है कि बहुत जल्द एग्ज़ाम इनके द्वारा ले ली जाएगी। मतलब मोस्ट प्रोबेबली देखिए, यहाँ पे जो इनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 7 जुलाई को कंप्लीट हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है जो इसका एग्ज़ाम होना है वो बेसिकली अगस्त में होने की संभावना है। तो उस हिसाब से अपने आप को सेट करते हुए रखिएगा कि हाँ, अगस्त में आपको ये एग्ज़ाम देना है। तो जो भी फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, जो अप्लाई करने का सोच रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि आपका पेपर जो होगा वो आपका अगस्त में हो जाएगा, ठीक है। अगस्त, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में मैक्सिमम चांसेस है अगस्त में आपका पेपर होने का। तो अपने मतलब एम रखते हुए चलिएगा कि आप अपना रिवीजन, अपना जो टॉपिक्स है वो सारी चीज़ें उसके के अकॉर्डिंग आप लोग इसको क्या कर सके, कवर कर सके। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 10+2 लेवल तक के पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन तो बिलो 10 तक ही पूछे जाते हैं, तो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको कवर करते हुए चलनी है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट है वैकेंसी डिटेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम लोग यहाँ पे डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। वैकेंसी डिटेल्स, अगर हम लोग पोस्ट की बात करें, कौन कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी ओपन हुई है, यानी रिक्तियाँ आई हैं ITBP के तरफ से। तो पहला जो पोस्ट है, देखिए 3 पोस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। एक है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI, याद रखिएगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर, जो कि डायरेक्ट मेल के तरफ, मेल के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपका पोस्ट जारी किया गया। दूसरा जो पोस्ट आप देख सकते हैं वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI स्टेनोग्राफर डायरेक्ट, लेकिन ये फीमेल के लिए, ये दोनों में डिफरेंट, ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। और तीसरा पोस्ट जो है, तीसरा रिक्तियाँ, ये तीनों पोस्ट 10+2 लेवल के, ये ध्यान रखिएगा, ये 10+2 लेवल के तीनों पोस्ट, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तीसरा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI स्टेनोग्राफर LDCE, ये LDCE क्या है, ये डायरेक्ट एंट्री है ना, और ये बेसिकली है लिमिटेड पोस्ट है, लिमिटेड बेसिकली जो डिपार्टमेंट है, लिमिटेड डिपार्टमेंट के लिए ये बेसिकली पोस्ट है। अभी हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। अभी हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, LDCE क्या है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लिमिटेड डिपार्टमेंट को लेकर के ये बेसिकली ये पोस्ट आया है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी तो हम लोगों ने जाना कि कौन कौन सी पोस्ट है, तो सिर्फ 3 पोस्ट यहाँ पे आपको ओपन हुई है, याद रखिएगा। रिक्तियाँ जो आई है वो ये तीनों पोस्ट के लिए ही सिर्फ आई है। अब किस किस पोस्ट में कितनी कितनी सीट्स है, आइए पहले उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कवर करेंगे कि कौन कौन से कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स निकाली गई है इस एग्ज़ाम्स को लेकर के, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले हम लोग टोटल रिक्तियाँ देख लेते हैं, टोटल वैकेंसीज आपको पोस्ट वाइज देख लेते हैं,
पोस्ट वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो आपका पोस्ट जो था असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI स्टेनोग्राफर डायरेक्ट एंट्री जो था मेल की जो आप देख सकते हैं जो टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 19 है, सिर्फ 19 यहाँ पे आपको देखना है, 19 वैकेंसीज है ये मेल कैटेगरी में, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से जो दूसरा पोस्ट था असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI स्टेनोग्राफर डायरेक्ट एंट्री फीमेल में सिर्फ और सिर्फ 2 रिक्तियाँ हैं, ये ध्यान रखिएगा, 2 वैकेंसीज निकली हैं, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI स्टेनोग्राफर LDCE, ये आपका 17 है, तो ये ध्यान रखिएगा ये 17 है। तो टोटल कितना पोस्ट हो गया, टोटल कितना पोस्ट हो गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 38 पोस्ट, ठीक है, 38 पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पे निकली है 10+2 लेवल की ITBP के तरफ से। वैकेंसी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी कैटेगरी है, तो एलिजिबिलिटी कैटेगरी, ठीक है, योग्यता कौन कौन लोग ये बेसिकली जो है जो एलिजिबल हैं इस पोस्ट को, इस फॉर्म को फिल करने के लिए और इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, ये आइए उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले वही लोग इसमें बैठ सकते हैं जिनका न्यूनतम आयु, यानी न्यूनतम आयु यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, 18 वर्ष होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम एज यानी अधिकतम आयु जो है वो 25 वर्ष होना चाहिए डायरेक्ट एंट्री के लिए, और मैक्सिमम एज अधिकतम आयु LDCE के लिए 25 वर्ष डायरेक्ट एंट्री के लिए, 35 वर्ष LDCE के लिए होना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। और ये कब से कब तक कैलकुलेट किया जाएगा, ये 1/1/2022 तक की बात की जा रही है, यानी 1/1/2022 को एम रख के स्लैब मान करके आपको अपनी आयु देखनी होगी कि न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष क्रॉस हो जानी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 25 वर्ष क्रॉस नहीं करना चाहिए डायरेक्ट एंट्री के लिए, LDCE के लिए 35 वर्ष क्रॉस नहीं करना चाहिए 1/1/2022 तक, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप योग्य नहीं हैं इस पोस्ट को फिल करने के लिए, फॉर्म को फिल करने के लिए, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा, ठीक है। तो ये तो आपका योग्यता हो गया, एज वाइज ये योग्यता हो गया, और क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला पोस्ट जो है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI स्टेनोग्राफर डायरेक्ट मेल, यानी टोटल 19 रिक्तियाँ हैं। इसमें क्या क्या होना चाहिए, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, भारत में किसी भी बोर्ड से आप 10+2 की एग्ज़ाम उत्तीर्ण होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। डिक्टेशन क्या है, 10 मिनट @ 80 वर्ड पर मिनट, देख सकते हैं, तो 80 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन आप देख सकते हैं 50 मिनट इन इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी में होना चाहिए। तो ये सारे आपके टाइपिंग स्पीड्स वगैरह भी वहाँ पे आपको देखे जाएंगे। ये आपको फीमेल और मेल दोनों के डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी LDCE के लिए जो कि 17 पोस्ट है वैकेंसी है, ओनली फॉर ITBPF सर्विंग पर्सनल के लिए, जो बेसिकली इस यहाँ बिलोंग करते हैं, जो इंडो तिब्बतन जो पुलिस फोर्स है, जो उससे जो बेसिकली बॉर्डर पुलिस फोर्स से जो बिलोंग करते हैं, जो सर्व कर रहे हैं करंट के डेट में, सिर्फ वही लोग बेसिकली जो है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्मल पर्सन जो है, जो नॉर्मल एस्पिरेंट जो है, वो सिर्फ यही दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो बेसिकली ITBPF से ऑलरेडी बिलोंग करते हैं वो बेसिकली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स को जो आज के डेट में सर्व कर रहे हैं वही सिर्फ बेसिकली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ये थर्ड पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा धीरे धीरे करके। एक अभी तक हम लोगों ने क्या कवर किया, हम लोगों ने पोस्ट डेट जाना, हम लोगों ने क्या कवर किया, इंपॉर्टेंट डेट्स वाला पोर्शन हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। हम लोगों ने फिर वैकेंसी डिटेल्स फिर हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया कवर करना। तो आई होप वैकेंसी डिटेल्स भी आप लोगों ने अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज, यानी आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके कैटेगरी में कितने पोस्ट अवेलेबल हैं उसके बारे में यहाँ पे जानते हैं। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ASI यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेनो 10+2 रिक्रूटमेंट में
कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला पोस्ट जो है वो एसआई स्टेनो मेल डायरेक्ट एंट्री का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 19 पोस्ट था ना, 19 में से देख सकते हैं 7 जनरल की है, 8 ओबीसी, ठीक है, 2 ईडब्ल्यूएस होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अदर बैकवर्ड क्लास, ये जनरल है, अनरिजर्व्ड, ये ध्यान रखिएगा, और 2 एसटी के लिए कोई भी पोस्ट यहाँ पे आपका नहीं अवेलेबल है। तो 7, 8, 15, 2, 17, 2, 19, टोटल 19 पोस्ट हो गए। तो 7 जनरल, 8 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस, 2 एससी। दूसरा आप पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं एएसआई स्टेनो फीमेल डायरेक्ट एंट्री, इसमें कितना पोस्ट अवेलेबल है, इसमें टोटल 2 पोस्ट अवेलेबल है, 2 पोस्ट का है, जिसमें से एक जो है एक जनरल के लिए है और एक ओबीसी की फीमेल जो है वो इसको अप्लाई कर सकती है, ठीक है। बाकी अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कोई फीमेल अगर बेसिकली बिलोंग करती हैं और वो इस पोस्ट को भरना चाहती है तो वो इस पोस्ट को नहीं फिल कर सकती। एससी एसटी के भी कोई भी फीमेल इस पोस्ट को नहीं अप्लाई कर सकती, क्योंकि उनके लिए ये वैकेंसी है ही नहीं। तो बेसिकली अगर आप फीमेल हैं और आप जनरल कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकती हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। बाकी जो बेसिकली आईटीबीपीएफ में सर्व कर रहे हैं करंट के डेट में, तो उनके लिए टोटल 17 सीट की वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, जिसमें 14 जो है वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप अभी आईटीबीपीएफ में सर्व कर रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर पुलिस फोर्स में इंडो तिब्बतन, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और आप अभी सर्व कर रहे हैं आईटीबीपीएफ में, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप इस वैकेंसी, इस पोस्ट को, इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। एससी वाले अगर हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, एसटी वाले हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आईटीबीपीएफ में जो आज के डेट में सर्व कर रहे हैं और वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हुए चलेगा। वो अप्लाई अगर करना हो तो कर भी सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में उनको करना पड़ेगा, उनको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये कैटेगरी वाइज हम लोगों ने देखा, वैकेंसी डिटेल्स कैटेगरी वाइज हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं इस फॉर्म का फ़ी कितना है। जब आप इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो आपको कितने रुपए देने होंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ ये जो फॉर्म का फ़ी जो होगा वो 100 रुपये लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं या एक्स सर्विसमैन आप हैं तो ये बेसिकली 0 रुपये आपके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने को लेकर के। अगर आप फीमेल हैं, फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी की क्यों ना हो, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रही हैं तो आपको बेसिकली इसमें ये आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म है, ये ध्यान रखिए। आप इस एग्जामिनेशन फ़ी को पे कर सकती हैं डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या ई चालान के माध्यम से भी आप इसको पे कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इस फॉर्म का जो फ़ी है ये सिर्फ और सिर्फ जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, सिर्फ बेसिकली उन्हीं को यहाँ पे 100 रुपये लगेंगे। बाकी कोई भी अदर जितने भी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए ये फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब इस फॉर्म को कैसे फिल करें उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला तो नोटिफिकेशंस बहुत अच्छे से आपको कवर होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑलरेडी आपका पूरा नोटिफिकेशंस आपको क्लियर हो ही गया होगा और धीरे धीरे बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो और मैं कवर करा ही रहा हूँ, तो आपको नोटिफिकेशंस आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही है वो आपको बहुत अच्छे से बारीकी से आपको क्लियर हो रही है। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, वहाँ पे आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा। तो उम्मीदवार आईटीबीपी, देखिए ध्यान से समझिएगा, 10+2 ASI स्टेनो जॉब्स 2022 में भर्ती आवेदन पत्र को लागू करने से पहले अधिसूचना को पढ़ें। यानी अप्लाई करने के पहले आप बारीकी से इसके नोटिफिकेशंस को जान लें कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं इस फॉर्म को अप्लाई करने को लेकर के। अगर आप एलिजिबल हैं तो ही जा कर के आप अप्लाई करें, नहीं तो ना करें, ठीक है। दूसरा, काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट। देखिए, सभी दस्तावेजों की जांच करें और उसको एकत्र करें।
योग्यता पहले देखें, योग्यता कि आप पात्र हैं कि नहीं इस फॉर्म को अप्लाई करने को लेकर के। आपकी आईडी प्रूफ आपके साथ होनी चाहिए जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो। एड्रेस डिटेल्स जैसे आधार कार्ड हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपके साथ होनी चाहिए बेसिक डिटेल्स के साथ जब आप ये फॉर्म आप फिल कर रहे हो, ठीक है। इसके साथ ही फॉर्म फिल करने के पहले आप एक स्कैन डॉक्यूमेंट आप स्टोर कर लें, सेव कर लें, जिसमें फ़ोटो, साइन, आईडी प्रूफ का हो, क्योंकि वो फॉर्म फिल करने के टाइम पे आपको ये अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो फ़ोटो, साइन का ये सारे स्कैन डॉक्यूमेंट और आप ऑलरेडी पहले सेव कर लें और एक जगह इकट्ठा कर लें और उसके बाद फिर आप अप्लाई पे क्लिक करके फॉर्म भरना स्टार्ट करें, क्योंकि आप जब फॉर्म भरने लगेंगे तो उस समय पे ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और उस समय बेसिकली फॉर्म फिल करने के दौरान आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, उसके लिए ये फॉर्म फिल करने से पहले ही आप ये सारी चीज़ों को अरेंज कर लें, ठीक है। बिफोर सबमिट, जब आप सारे फॉर्म्स में सारे डिटेल्स जब आप भर लेंगे, सारे डिटेल्स जब आप कंप्लीट भर लेंगे, जो फाइनल सबमिट का बटन होता है उसको प्रेस करने के पहले एक बार प्रीव्यू बटन को जरूर चेक कर दीजिएगा। प्रीव्यू से एक ओपन पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ पे जो भी डिटेल्स आपने फिल किए हैं वो सारे उस पेज में आपको दिखने लगेंगे और उसमें से आप सारी चीज़ों को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि हाँ किस किस आपने सारी चीज़ें सही भरी हैं कि नहीं भरी हैं, ठीक है। आपके मोबाइल्स नंबर हो गए, ईमेल आईडी होगी, बेसिकली यहीं पे आपको सारे नोटिफिकेशंस वगैरह आएंगे, ठीक है। आपके एड्रेस डिटेल्स होंगे, नाम में किसी भी तरह का कोई मतलब अल्फ़ाबेट्स में कोई फॉल्ट्स तो नहीं हो गया, एड्रेस में कोई गलती तो नहीं हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्रॉस चेक बिल्कुल कर लें। आधार कार्ड नंबर हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया इन केस अगर मांगे तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार क्रॉस चेक, फाइनल क्रॉस चेक करने के बाद जब आप सारे कॉलम्स को केयरफुली चेक कर लेंगे, ठीक है, ध्यान से जब सारी चीज़ों को देख लेंगे तो उसके बाद फिर आप लास्ट में जा कर के फाइनल सबमिट का एप्लीकेशन का बटन को प्रेस करें, ठीक है। इफ़ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट, यदि उम्मीदवार को आवेदन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है तो जमा करना होगा। यानी अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, आप फीमेल नहीं हैं या फिर SC ST नहीं है, ठीक है, या एक्स सर्विसमैन नहीं है, तो आपको पेमेंट करना होगा, फॉर्म का फ़ी जो है वो पे करना होगा, अन्यथा आपको पेमेंट नहीं करना होगा अगर आप फीमेल है तो, या SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ST से या एक्स सर्विसमैन से। तो अगर आप किसी भी देखिए अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे SC हैं, ST हैं, एक्स सर्विसमैन है या फीमेल है, तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या OBC कैटेगरी से या EWS से, तो आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप नहीं पे करते हैं 100 रुपये तो आपका एप्लीकेशन जो होगा वो नॉट कंप्लीटेड रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी आपका फॉर्म पूरा नहीं हुआ रहेगा और फॉर्म पूरा नहीं होगा तो अगर लास्ट डेट क्रॉस कर जाता है, लास्ट डेट कितना बताया था 7 जुलाई, तो आपका फॉर्म जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या EWS से बिलोंग कर सकते हैं या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये निःशुल्क आपको कोशिश कीजिएगा 7 तारीख के पहले पे करने का, ठीक है। जब आप फाइनल पेमेंट कर देंगे तो सबमिटेड फॉर्म का जब फाइनल पेमेंट कर देंगे तो उसका प्रिंट आउट निकाल करके सेव कर लीजिएगा एक जगह पर और वेट कीजिएगा एडमिट कार्ड का। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसके माध्यम से आप एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लेंगे और फिर एग्ज़ाम्स में जो कि आपको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर था कि किस तरह से आपको क्या क्या कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, कैसे कैसे एप्लीकेशंस फॉर्म फिल करने के टाइम पे क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं, वो सारी बातें यहाँ पे आपको मेंशन की हुई है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा जारी किया गया। क्या जारी किया गया, थोड़ा सा इसको एक बार रीड कर लेते हैं, जहाँ पे हम लोग बेसिक पे वगैरह सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सैलरीज वगैरह को लेकर के। सबसे पहला चीज़ जो है वो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है वो किसके अंडर में आता है, होम अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है, भारत सरकार के अंडर में
जो होम मिनिस्ट्री है यानी गृह मंत्रालय के अंडर में ये बेसिकली इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आपका आता है, जिसकी रिक्रूटमेंट की पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर, डायरेक्ट एंट्री की निकली हुई है और लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जाम की भी निकली हुई है। LDCE लिखा हुआ था ना, LDCE पढ़ा था ना हम लोगों ने, LDCE थर्ड वाला पोस्ट, ASI लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम LDCE, ये उन्हीं के लिए है जो बेसिकली आज के डेट में सर्व कर रहे हैं ITBP सर्विंग पर्सनल ओनली, ये उन्हीं के लिए, तो लिमिटेड डिपार्टमेंट के लिए ये ध्यान रखिएगा। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए इनवाइट करती है, आमंत्रित करती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स मेल और फीमेल दोनों को भारतीय नागरिकों में, याद रखिएगा इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान, यानी नेपाल एंड भूटान के भी नागरिक जो हैं वो इसको फिल कर सकते हैं। वैकेंसीज जो यहाँ पे निकली हुई है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर का डायरेक्ट एंट्री आपको यहाँ पे देखने को डायरेक्ट एंट्री की भी लिखी हुई है और लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम LDCE की भी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। ग्रुप C कैटेगरी में बेसिकली ये आपका पोस्ट आता है नॉन गैजेटेड और टेम्पररी बेसिस लाइकली टू अ परमानेंट इन ITBP पुलिस फोर्स इन पे स्केल। देखिए ये टेम्पररी बेसिस पे, लेकिन परमानेंट ITBP पुलिस फोर्स में आपका हो जाएगा। पे स्केल जो होगा वो लेवल 5 का होगा, जो बेसिकली 29,200 से 92,300 तक का होगा, जो कि 7th CPC तक जाता है। जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो कहीं पे भी भारत में या अब्रॉड में उनको कहीं पे भी सर्व करने के लिए भेजा जा सकता है। और उनको जितने भी आवेदक जो हैं उनको एडवाइस किया गया कि वो एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर्म भरने के पहले अपनी योग्यता जरूर एक बार देख लें कि क्या आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, योग्य है कि नहीं है। तो ये क्रॉस चेक करने के बाद ही आप फॉर्म भरना स्टार्ट करें, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। बाकी ये तो हम लोगों ने देख लिया कैटेगरी वाइज 19, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 21 पोस्ट ऐसा है जहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है, 21 पोस्ट पे, ठीक है। 8 जनरल, 2 SC, 9 OBC और 2 EWS। बाकी LDCE पोस्ट के लिए टोटल आपकी 17 वैकेंसीज है, 14 जनरल, 2 SC और 1 ST, ठीक है। वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस। ये जो वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं ना, सीट्स जो देख पा रहे हैं, जो रिक्तियाँ आप देख सकते हैं, ये टेंटेटिव है, ये कंफर्म नहीं है, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है बिना किसी नोटिस दिए हुए, तो ये ध्यान रखते चलेगा। कोई भी वैकेंसीज में अगर चेंजेस आते हैं तो सीधा किसके द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, जो वेबसाइट है इसके थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ये ध्यान रखते चलेगा। एप्लीकेशन फ़ी कितना देना है, 100 रुपये देना है, याद रखिएगा। ये 100 रुपये सिर्फ और सिर्फ किसको लगेगा, ये जनरल को लगेगा, OBC को लगेगा और EWS को लगेगा। तो अगर आप इन 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये एप्लीकेशन फ़ी पे करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपका फॉर्म जो है वो फिल कहलाएगा, नहीं तो अगर आप वो नहीं तो फॉर्म आपका इनवैलिड हो जाएगा। तो फीमेल्स एक्स सर्विसमैन जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनको ये फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखते चलेगा। ITBP जो रिजर्व द राइट टू मेक चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। तो जो भी चेंजेस करने होंगे इस पोस्ट को लेकर के वो इनके द्वारा किया जा सकता है फ्यूचर में। राइट टू कैंसिल और पोस्टपोन द रिक्रूटमेंट एट एनी स्टेट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। प्रशासनिक कारणों के वजह से ITBPF पहले से ही कह रही है कि इनका पूरी तरह से राइट है कि वो एग्ज़ाम को कैंसिल भी कर सकती है और पोस्टपोन भी कर सकती है प्रशासनिक कारण के वजह से किसी भी स्टेज पर, तो ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो ये पहले ही इनके द्वारा क्लियर कर दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह तो सब हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, ये ध्यान रखिएगा। 1/1/2022 स्लैब याद रखिएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने ये 18 से 25 वर्ष, ये 35 वर्ष तक है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन। देखिए ये एप्लीकेशन जो भी है वो कैंडिडेट ऑनलाइन ही उनको अप्लाई करना पड़ेगा, ऑफलाइन एप्लीकेशन, नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो ऑफलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखते चलेगा। एज रिलैक्सेशन, एलिजिबिलिटी कंडीशन, फिलिंग ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, टेस्ट एंड पे एंड अलाउंस एक्सेट्रा, तो ये सारी बातें डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए सारी चीज़ें तो आपको बता दी गई है। वेबसाइट है, ये ध्यान रखते चलेगा।
द कैंडिडेट्स whose applications are found in order shall be issued admit card to appear at the recruitment test. जिस उम्मीदवार का जो एप्लीकेशन है वो सही तरीके का पाया गया तो उन्हीं लोगों को ही एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा ताकि वो टेस्ट में अपीयर हो सकें। कैंडिडेट्स एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जा कर के। अभी मोस्ट प्रोबेबली ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया 7 जुलाई तक लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट करने का और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपका टेस्ट जो होगा वो आपका अगस्त में होने की संभावना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करते हुए चलिएगा, रेडी रहिएगा। कैंडिडेट्स शुड प्रोवाइड जेन्युइन एंड फंक्शनल ईमेल आईडी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के पहले एक बार प्रीव्यू का पेज जरूर ओपन कर ले, वहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपने ईमेल आईडी को और अपने मोबाइल नंबर को जब ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप भर रहे होंगे तो। अगर IDBPF will not be responsible in case of non-receipt of admit card due to technical and other reason, तो अगर किसी कारणवश अगर एडमिट कार्ड नहीं निकलता तो उसके लिए IDBPF जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यानी अगर आपका फॉर्म ऑर्डर में नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा, और एडमिट कार्ड अगर आपको इशू नहीं किया जाएगा तो आप इस टेस्ट के लिए अपेयर नहीं हो पाइएगा। ठीक है, सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा वो आपका PET के माध्यम से होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन का रिव्यू होगा। तो ये सारे टेस्ट के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन टू असेस द फिटनेस ऑफ कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म गाइडेंस रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, GO, NGO, CAPF इशूड वाइड। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन, कब से ओपन होगा? 8 जून से ओपन होगा, और टाइमिंग जो है वो 00.01 AM को होगा, और क्लोज जो होगा वो 7 जुलाई को होगा। टाइमिंग जो है 11:59 PM में होगा। तो आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, बाकी और भी किसी भी तरह का डिटेल्स अगर आपको जाना हो तो आप जा सकते हैं वेबसाइट पर, वहाँ पे आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल्ड पूरा डिस्क्रिप्शन था IDBP ऐप का, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। आई होप ये पूरा डिटेल्स आपको क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को देख सकें, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो IDBP का हर एक चीज़ जो है वो बारीकी से समझ सकें, हर एक चीज़ की पोस्ट से रिलेटेड सारे डिटेल्स उनको पता चल सके, और सारी चीज़ें वो जान सकें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट, क्वेरी, फीडबैक देना हो तो आप मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम अकाउंट आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम अकाउंट @PSC जर्नी 4 है, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको सभी लोग फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, @PSC जर्नी 4, PSC जर्नी 4 सर्च कीजिएगा इंस्टाग्राम में, मेरा अकाउंट आपको दिख जाएगा, यहीं आपका डिस्प्ले पिक्चर लगा हुआ है, और उसको अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे सारे जनरल जो अवेयरनेस है, जनरल जो आपका बेसिकली क्वेश्चंस है, वहाँ पे आपको सारे वहीं पे मिलते हुए चलते हैं। तो एक तरह से आपको सारी चीज़ें अपडेट्स होते हुए चलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।